विद्यार्थियों, आज हम हमारा टॉपिक लेके आए हैं जो चल रहा था भूकंप के बारे में हमने पढ़ लिया था और इसके बाद हमने देखा था कि भूकंप की कितनी तरंगे होती है वो भी हमने देख लिया था, प्राथमिक गौण और इनके बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम जो देखने वाले हैं भूकंपों का वितरण। ठीक है, तुम्हें एक प्रश्न मैंने पिछले जो लेसन में एक प्रश्न छोड़ के गया था, उसमें प्रश्न ये था कि भूकंप नापने का यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं भूकंपों का विश्व में वितरण। ठीक है, अब वितरण किस प्रकार से होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बात मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा, उसका नाम है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। ठीक है, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर ही है। ठीक है, यहाँ जो पेटी है ना, इसमें प्रशांत महासागर के सहारे चारों ओर फैली हुई है, सहारे चारों तरफ फैली हुई है। इसके सर्वाधिक यहाँ पर क्या होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी है तो यानी हलचल हमेशा पैदा होती रहती है। ठीक है, फिर क्या भूकंप भी सर्वाधिक आते रहते हैं और इसी क्षेत्र में लगभग 63% भूकंप आते हैं। कितने परसेंट आते हैं? 63% यहाँ पे इस क्षेत्र में भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र जापान के आसपास में पड़ता है। ठीक है, प्रशांत महासागरीय पेटी, आपको पता ही होगा कि भूकंप सबसे ज्यादा कहाँ कौन से देश में आते हैं? तो जापान में आते हैं। हर दिन मतलब वहां पे 4 बजे भूकंप आते हैं, इसलिए वहां के लोग उसी अनुसार अपने मकान बनाते हैं लकड़ी के। ठीक है, हम बात कर रहे थे प्रशांत महासागरीय पेटी, तो सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। और कितने परसेंट भूकंप यहाँ पर सर्वाधिक आते हैं? लगभग 63% यहाँ पर भूकंप आते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट है मध्य महाद्वीपीय पेटी या नवीन वलित पर्वतों के क्षेत्र। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय, ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी या नवीन वलित पर्वतों के क्षेत्र। ठीक है, ये सागरीय पेटी, क्या है ये? सागरीय पेटी है। इस पेटी जो है यहाँ भूमध्य सागर है अपना पेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस पेटी में एशिया तथा यूरोप महाद्वीपों के नवीन वलित जो पर्वत है वहां पर इसका क्षेत्र देखा गया है। एशिया तथा यूरोप के महाद्वीपों में नवीन वलित पर्वत जैसे होती है वहां पर इनका क्षेत्र होता है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या असंतुलन पैदा होने के कारण से लगभग 21 विश्व में 21% भूकंप यहाँ पर आते हैं। सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं तो मैंने आपको बता दिया। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो कहां आते हैं? 21% भूकंप आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी या नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत कौन सी है इसके बारे में आपको जानते हैं, हिमालय पर्वतमाला भी आ गई। ठीक है, ये जो पर्वतमाला है ये कहां पर है? अपने मध्य महाद्वीपीय पेटी में है। हमारा तीसरा जो पॉइंट है मध्य अटलांटिक पेटी। कौन सी पेटी? मध्य अटलांटिक पेटी। इसका जो विस्तार है वो अटलांटिक महासागर से पाई जाने वाली कटक के सहारे उत्तर से दक्षिण तक है। कितना? इस पेटी का जो विस्तार है अटलांटिक महासागर के मध्य में पाई जाने वाली कटक है। कटक के सहारे उत्तर से दक्षिण, यानी अपने मैप के अगर आप नजर पर देखें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, इस पेटी में हिंद महासागरीय शाखा का विस्तार प्रिंस एडवर्ड द्वीप से। कौन से? प्रिंस एडवर्ड द्वीप से। ठीक है, प्रिंस एडवर्ड जो द्वीप है वहां से उत्तर पूर्व की ओर रीयूनियन निरिसस, ये पॉइंट है मैं आपको नोट्स में दे दूंगा ताकि आपको आसानी रहेगी पढ़ समझने के लिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको क्या बताया रीयूनियन, और दूसरा जो हमारा है यहाँ पे एंटिलिस मालदीव से दक्षिण पूर्व की ओर चोगोस, डियोगा, गोसेस, कोकोस द्वीपों से आते हैं। ठीक है, इस पेटी में उथले भूकंप अधिक आते हैं, मतलब इतना इनका असर नहीं होता है। उथले भूकंप बोल सकते हैं, हल्का सा झटका महसूस। ठीक है, अब है कुछ अन्य भी क्षेत्र है इसमें, जो कौन से क्षेत्र में आपको जल्दी बता दूंगा। इस जो अंतर्गत आते हैं उन सभी भूकंप क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया जो उपयुक्त पेटियों में पामीर, ठीक है, भारत दिशा से उत्तर की ओर, यह है अफगानिस्तान के आसपास। ठीक है, पामीर बेकल हवाईयन या ठीक है हवाई तुल्य हुई कहते हैं इसको। फिर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्र और विभिन्न महाद्वीपों में बिखरे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है, ये हमने विश्व का देख लिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4 है पामीर बेकर वगैरह, और इसको हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे हमारे देश के बारे में। हमारे देश में भी कहां-कहां भूकंप का क्षेत्र है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, उसका नाम है हिमालय पर्वतीय पट्टी।
ठीक है, हिमालय पर्वतीय पट्टी। अब इसमें मैं आपको समझाऊंगा ये कौन सी दिशा में, भारत के उत्तर दिशा में फैला हुआ है, भारत के उत्तर दिशा में। और आपने सबसे ज्यादा बरसात के समय में सबसे ज्यादा भूस्खलन अगर कहीं होता है तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में होता है। जब भी कभी न्यूज आती है उत्तराखंड हिमाचल में भूस्खलन हुआ और वो भी खतरनाक होता है, पूरा पहाड़ के पहाड़ धंस जाता है, तो यह भूस्खलन, क्योंकि यहाँ पे जो पर्वत है वो नवीन पर्वत होने के कारण से यहाँ भूकंप सर्वाधिक आते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पर हिमालय के सारे कश्मीर से पूर्वी भारत की पहाड़ियां, ये पहाड़ी पूर्वी की पहाड़ी कहां तक फैली हुई है, सर असम वहां तक फैली हुई है ये पहाड़ियां। ठीक है, यहां तक फैली हुई है। कश्मीर गढ़वाल असम में विशेष नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करती है, कश्मीर में जो असम तक फैला हुआ है वहां पे इस पट्टी में ये भूकंप आते हैं। भूसंतरण की दृष्टि से अस्थिर, इसलिए यहाँ सर्वाधिक क्या आते हैं, भूकंप आते हैं और बहुत ही नुकसान होता है। हमें से ज्यादातर भूस्खलन वगैरह और यहीं पे सबसे ज्यादा पाया गया भारत में। ठीक है, हम बात करते हैं अगला दूसरा है मैदानी पट्टी। और मैदानी पट्टी कौन सी है, उत्तर प्रदेश बिहार की जो एक पट्टी है यमुना गंगा मैदान जो बनाती है उसी पट्टी को कहते हैं। ठीक है, यह पट्टी हिमालय के दक्षिण में अविभाजित है। यहाँ जैसे सिंधु गंगा है ब्रह्मपुत्र मैदानों में फैली हुई है। ठीक है, और यह कभी 33 भूसंतति में कभी हिस्सा रही हुई है और यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, भूकंप रहित प्रायद्वीपीय पेटी। भूकंप रहित, ठीक है, भूकंप रहित प्रायद्वीपीय पेटी, यह क्षेत्र संपूर्ण दक्षिण के पठार है। कहां कौन से हिस्से में ये सर, अब यहाँ पर लिखा है द्वीपीय पेटी, मतलब आप समझ लोगे ये द्वीपीय पेटी का मतलब ये सारा दक्षिण का हिस्सा है। ठीक है, यह जो भाग है वो राजस्थान का भी इसमें कुछ भाग सम्मिलित है, जैसे राजस्थान का भी अरावली वाला भाग है और इसके अलावा जो दक्षिण में गुजरात का हिस्सा भी आता है। यहाँ पर नागपुर के पठार से दक्षिण में त्रिकोणाकार फैला हुआ है। यहाँ पर सबसे कम अपवाद स्वरूप कोयना की भांति भूकंप आते हैं। कौन से भूकंप आते हैं, कोयना की भांति भूकंप आते हैं। ठीक है, हमने जैसे अब ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब मैं इसके बता दूं कुछ भूकंपों के क्या-क्या प्रभाव है वो बता देता हूं। सबसे ज्यादा भूकंप के प्रभाव एक होता है नुकसान और एक होता है लाभ। हर चीज में कोई ना कोई लाभ होता है, तो इसी प्रकार से भूकंप में भी क्या होता है, लाभ भी है और हानि भी। हानि तो आपको खुद को पता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। एक तो क्या होता है, भूकंप से उर्वर भूमि का निर्माण होता है। जैसे भूमि में इधर उधर धस्खलन होता है या भूस्खलन जो भी कुछ भी होता है, जिसकी वजह से एक उर्वरक जो भूमि का निर्माण होता है, ध्वंस हो जाते हैं, भ्रंश पड़ जाते हैं, दरार पड़ जाती है और जो मैग्मा बनता है वो भूपृष्ठ पर फैल जाता है। तो जो अंदर को उपजाऊ भूमि भाग होता है वो फैल जाने से क्या होता है, उर्वर भूमि फैल जाती है। इससे क्या होता है, एक काली मिट्टी का निर्माण होता है और ये कृषि उत्पादन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ठीक है, अब हम दूसरी जो एक बात बता रहा हूं, नवीन पत्तनों का उदय। पत्तन मतलब हवाई अड्डे जैसे बना सकते हैं। अब पत्तन, अब जैसे एकदम समतल एरिया बनता है, जब भी ये कभी जैसे फुट की विस्फोट हो जाता है या कुछ भी होता है तब क्या होता है, पूरा समतल फैलता है, तो इसमें आसानी रहती है कि पत्तन बनाने में भी और एकदम सुरक्षित रहती है। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात है वो खनिज प्राप्त होते हैं। क्या होता है, खनिजों की प्राप्ति होती है। भूकंप के कारण से जो दरारें पड़ती है उसके अंदर जो भी अंदर जमीन के अंदर या भूगर्भ के अंदर एक महत्वपूर्ण जो खनिज होता है वो हमें इससे प्राप्त होता है। ठीक है, चौथी बात करते हैं नवीन जल स्रोतों का उदय। जैसे वल्लभ जो भी भूपटल पड़ती है, ध्वंस पड़ते हैं, दरारें पड़ती है, कभी-कभी नवीन जल स्रोत फूट पड़ते हैं। ये जल स्रोत हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं और इस स्रोत में खनिज युग्म जल में स्थान और भरने से चमड़ी के जो या त्वचा के जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, इससे नष्ट हो जाते हैं। तो ये फायदेमंद भी है भूकंप के लिए। और हम पांचवी बात करते हैं मग्न तटों का विस्तार होता है। क्या होता है, मग्न तटों का विस्तार। कभी-कभी भूकंप के प्रभाव से जो महाद्वीपीय मग्न तटों का विस्तार हो जाता है। कौन सा तट है, मग्न तटों का विस्तार होता है और ये समुद्र से ऊपर उठकर महाद्वीपीय भाग हो जाते हैं और इससे क्या होता है, भूमि का विस्तार हो जाता है। अब हम सातवें पॉइंट की तरफ देखेंगे, नवीन द्वीपों का उदय होता है। छोटे-छोटे द्वीप उभर जाते हैं तो जिसमें मानव जीवन के लिए फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, जैसे मालदीव है, लक्षद्वीप है, ये इसी प्रकार के उदाहरण हैं। अब हम बात करें नवीन झीलों की उत्पत्ति। नवीन झीलों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अभी आप मन में सोच रहे होंगे नक्की झील हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट से बनी हुई झील है। ठीक है, भूकंप से नहीं बनी। ठीक है, भूकंप के कारण से कभी-कभी नदी के मार्ग क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं या अवरुद्ध हो जाते हैं। जिसकी वजह से वो क्या बन जाती है, झील बन जाती है। नदी जा नहीं पाएगी, पानी वहीं इकट्ठे हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक झील का निर्माण हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सबसे खतरनाक भाग है
कि मानव जीवन पर भूकंपों का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात, धन जन की हानि। जब भूकंप आते हैं, मकान वगैरह धंसते हैं या कोई भी इमारतें वगैरह धंसती है तो क्या होता है, जन धन की हानि होती है, जन की भी हानि होती है, मतलब मनुष्य वगैरह दब जाते हैं, और धन मतलब नुकसान होता है करोड़ों का। आपने गुजरात का भूकंप का नाम सुना ही होगा। इसी प्रकार अमेरिका वगैरह में कई भूकंप ऐसे आ चुके हैं जो कई मानव जन की हानि हुई इससे। ठीक है, हम जैसे दूसरों की बात करते हैं, शैलों में भ्रंशें उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, शैलों में भ्रंशें यानी दरारें पड़ जाती है। जैसे शैलों में क्या चट्टान आ जाती है तो क्या होता है, एक दरार पड़ जाती है, और उससे क्या होता है, ये एक नुकसान होता है। कभी भी आने वाले समय में ये बहुत ही खतरनाक नुकसान पहुंचा सकती है। अब तीसरी बात है, इसमें क्या होता है, धरातलीय जो होता है वो परिवर्तन होता है। क्या होता है, धरातलीय परिवर्तन होता है। भूकंप के कारण से जो धरातल होता है उसमें विस्मयी परिवर्तन होता है। जिसके कारण क्या होता है, इसमें नदियों में अफवाह मार्ग में परिवर्तन होते हैं। जैसे कोई नदी में जैसे भाग है, ये भाग इधर जा रहा है, तो यहाँ भूकंप के कारण से यहाँ क्या होगा, कुछ उभार आ गया, उभार से इसका पानी क्या होगा, जहाँ पे मानव जीवन रहता है उस तरफ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा नुकसान हो जाएगा इससे। अब हम आगे बात करते हैं घातक गैसों का प्रभाव। कभी कभी देखा होगा कि भूकंप से जब जमीन के अंदर एक विषैली गैसें होते हैं जो विस्फोट के साथ बाहर आती है, तो ये क्या होती है, मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती है। और इसी प्रकार से आगे पांचवी बात करेंगे, वो है भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग, अगर समुद्र में से भूकंप उत्पन्न होगा तो क्या होगा, समुद्र भूकंप में जब लहर उत्पन्न होगी, एक तरंग के द्वारा क्या होगा, विस्फोट सा होगा। तो जब विस्फोट सा होगा तो जो समुद्र का पानी होगा वो क्या होगा, लहर के रूप में उत्पन्न होगा। और छोटी मोटी लहर होती नहीं समुद्र में, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत गहराई तक होता है, जिसकी वजह से वो पानी क्या होता है, लहर के माध्यम से आता है। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा 26 दिसंबर के समय एक बार आया था 2004 के आसपास, जो सुनामी के नाम से आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लहरें होती है वो बहुत ही नुकसानदायक होती है। कभी कभी अभी भी बीच बीच में कुछ आए, लेकिन क्या पहले लोग सतर्क हो जाने के कारण से लोगों को वहां से सुरक्षित जगह स्थान पे पहुंचा दिया जाता है। इससे लोग क्या था, नुकसान नहीं हो पाया। ठीक है, आपको मैं ये भूकंप के बारे में पढ़ा है, इसके नोट्स में आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।